नमस्ते बच्चों। आज का जो विषय हमारा है वो है मौखिक रचना शिक्षण। क्या है? मौखिक रचना शिक्षण। आइए हम लोग इसके ऊपर में पहले बात करें। मौखिक रचना शिक्षण में मौखिक है क्या? जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और समाज में रहने वाला हर मनुष्य, हर मानव अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, अपने विचारों को प्रकट करता है। और इस कार्य के लिए वो भाषा के जो दो रूप हैं, मौखिक और लिखित रूप, इन दोनों को माध्यम बनाते हुए वो अपने विचारों को प्रकट करता है। कहते हैं कि जब व्यक्ति ध्वनि की सहायता से यानी ध्वनियों के माध्यम से और मुख के अवयवों, मुख के अंदर जो चीज़ें हैं, मुख के अंदर जो जितने भी अंग हैं, उनकी सहायता से उच्चरित भाषा, जो उच्चारण आप करते हैं, उसके सहयोग से या उसका प्रयोग करते हुए जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं, तब इसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं और इसे ही हम बोलचाल भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मुख से व्यक्त होने वाली भाषा मौखिक भाषा है। मुंह से जो भी हम उच्चरित भाषा का प्रयोग करते हैं वो सभी भाषा मौखिक भाषा है। और मुख के अवयवों के माध्यम से भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति हमारी मौखिक अभिव्यक्ति है। मुख के अवयवों की सहायता से जब हम अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करते हैं तो वो मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। एक जगह यदि हम दूसरे शब्दों में बात करें तो भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। जब हम विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनियों का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जब हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ध्वनियों की सहायता से या ध्वनियों की मदद से हम उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, तो वो हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। आज का जो हमारा विषय है वो भाषा का जो दूसरा कौशल है उससे भी बहुत ज़्यादा संबंधित रखता है। 4 कौशल होते हैं भाषा के: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो बोलना जो कौशल है, सेकंड कौशल जो है, उसी कौशल से संबंधित ये हमारा आज का विषय भी है और उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेशन रखता है। ये कहता है कि यदि हम भाषा को सीखने की बात करें तो भाषा का जो अधिग्रहण होता है, यानी भाषा जो हम सीखते हैं, उपार्जन करते हैं, वो मूल रूप से सुन करके करते हैं। सुन करके हम भाषा को सीखते हैं। यानी कि बच्चे जैसी भाषा को सुनते हैं वैसी ही भाषा का वो अनुकरण करते हैं। स्वाभाविक है, हम जैसा बोलेंगे बच्चा वैसा ही अनुकरण करेगा, बच्चा वैसा ही सीखेगा, उसी तरह से बोलेगा। इसीलिए अक्सर ज़रूरत यह है कि हम बच्चों को शुद्ध भाषा का ज्ञान दें, शुद्ध उच्चारण करना सिखाएं, शुद्ध बोलना सिखाएं। ये एक शिक्षक का मूल उद्देश्य होना चाहिए। भाषा शिक्षक का ये मूल कर्तव्य होना चाहिए। जैसे सार्वजनिक जीवन में, जैसे हम आम तौर पर में अपने जीवन की बात करें तो व्यक्ति की सफलता और उसकी असफलता भी उसकी बोलचाल पर निर्भर करती है। आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी छवि कैसी है, वो आपके बोलचाल से भी, यानी वो आपके मौखिक अभिव्यक्ति से भी काफ़ी ज़्यादा संबंध रखता है। और कहा जाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भाषा का प्रभावशाली प्रयोग ही व्यक्ति की सफलता का आधार बनता है। भाषा का प्रयोग जितने इफ़ेक्टिवली आप करेंगे, जितने संयमित आप करेंगे, अनुशासन पूर्ण करेंगे, शुद्ध करेंगे, उतना ही जीवन में आप सफलता प्राप्त करेंगे। कहा गया है कि एक कुशल वक्ता अपनी वाणी के बल पर अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ा सकता है। कितनी अच्छी बातें कही गई हैं। एक कुशल वक्ता अपने बोलचाल के माध्यम से, अपने मौखिक अभिव्यक्ति से हजारों लाखों लोगों को अपना अनुयायी बना सकता है। अतः भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति या भाषा की मौखिक रचना
का हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वाणी को, भाषा को, बोलचाल को, मौखिक अभिव्यक्ति को तो गहना माना गया है, आभूषण माना गया है। कहिएगा कैसे सर? आभूषण इसलिए क्योंकि यदि हम बात करें, बहुत सारे लेखक हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे कवियत्री हैं, बहुत सारे चीज़ हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी ओजपूर्ण वाणी से, अपनी ओजपूर्ण भाषा से, अपनी परिनिष्ठित भाषा से अच्छा वक्ता है, तो उसकी कही हुई बातें, उसके द्वारा उच्चरित की गई भाषा या बोली हुई भाषा का समाज पर में, सोसाइटी पर में, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए भाषा जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन से सीधा सीधा इसका संबंध है। अब आए हम लोग भाषा के जो मौखिक भाषा का जो हमारा महत्व है, थोड़ी सी महत्व पर हम लोग चर्चा कर लें। मौखिक रचना का क्या महत्व है या मौखिक भाषा का क्या महत्व है? कहा गया है कि मानव जीवन की जितनी भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनमें भावों और विचारों की अभिव्यक्ति भी एक अनिवार्यता है। निश्चित रूप से हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हमको होती हैं, उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमको अपने भावों को, अपने विचारों को प्रकट करना पड़ता है। और जीवन के हर क्षेत्र में मौखिक भाषा की आवश्यकता होती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां मौखिक भाषा का प्रयोग न किया जाता हो या उसकी आवश्यकता हमें नहीं होती हो। तो इस दृष्टि से मौखिक भाषा का जो महत्व है वो और अधिक हो जाता है। जैसे मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का एक सहज माध्यम है, एक सरल माध्यम है। हम चाहे जैसे अपनी भाषा को प्रकट कर सकते हैं, विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और मौखिक भाषा में ही मनुष्य अपने भावों को स्वाभाविक रूप से दूसरों के सामने व्यक्त भी कर देता है। यदि हम एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, मित्र के सामने बैठे हैं, माता पिता के सामने बैठे हैं, शिक्षक के सामने बैठे हैं, तो नेचुरली हम अपने भावों को, अपने विचारों को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। मौखिक भाषा के प्रयोग में कुशल व्यक्ति अपनी वाणी से जादू जगा सकता है। जैसे लोकप्रिय नेताओं के भाषण इस बात के प्रमाण हैं। अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनके भाषण बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं। इससे पहले वाजपेयी जी हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनका भी भाषण आप उठा करके देख लीजिए। तो ऐसे लोगों के द्वारा जो उच्चरित वाणी है वो इतनी प्रभावशाली रही है कि बहुत सारे लोग उनके फ़ैन बन गए। बहुत सारे लोग उनको अपना आदर्श मानते हैं कि काश हम भी इनकी तरह वक्ता होते या काश हम इनकी तरह बोल पाते। दूसरी चीज़ ये है कि हम दैनिक जीवन में सभी प्रकार के क्रियाकलापों में भाषा का उपयोग करते हैं। मौखिक भाषा के बिना हम दैनिक जीवन के क्रियाकलाप कर भी नहीं सकते। हम अपने परिवार में हों या अपने समाज में हों या अपने परिवार के सदस्यों के अलावा दूसरे लोगों के साथ उठना बैठना हो, तो उनके साथ हम विचारों का आदान प्रदान कैसे करेंगे? हर जगह हम लेखनी का तो प्रयोग कर नहीं सकते, तो वहाँ पर हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। और दूसरा व्यक्ति जो है वो भी अपनी मौखिक भाषा के प्रयोग के माध्यम से ही हमें अपने विचारों से अवगत कराता है। तो ये जो आदान प्रदान है वो खास तौर पर लेखन से ज़्यादा मौखिक भाषा का ही हम लोग उपयोग में लाते हैं। कहा जाता है कि बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करते हैं, बहुत चीज़ जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, बार बार शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न उत्तर के माध्यम से वो अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि करते हैं। इससे उनके अंदर प्रसन्नता का भी अनुभव होता है। कहा गया है कि बच्चे के स्वाभाविक विकास में नेचुरली जो डेवलपमेंट बच्चे का होता है, उस विकास में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मौखिक भाषा का। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और उसके व्यक्तित्व में भी निखार आता है। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, बच्चों की जो जिज्ञासा है वो तो क्वेश्चन पूछेंगे ही, उनका पूछने का अधिकार है, उनका हक है। शिक्षक को क्या चाहिए? शिक्षक को भी यह अधिकार है, शिक्षक की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बच्चा ने क्वेश्चन पूछा है उसका संदर्भित जवाब दें, बच्चे को संतुष्ट करें।
इससे बच्चा में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा। यदि वह अपने क्वेश्चन का आंसर जानेगा तो उसकी जिज्ञासा की पूर्ति होगी, और साथ ही साथ अगली बार जब उसे कहीं किसी जगह कोई बात कहनी होगी, और यदि संदर्भ कोई ऐसा होगा जिसने प्रश्न के माध्यम से कक्षा में शिक्षक से पूछा था और यदि वह उत्तर वहाँ देगा, तो कितना ज़्यादा उसको संतोष की प्राप्ति होगी, कितनी ज़्यादा खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, है ना। कभी कभार शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उसका जवाब देते हैं, शिक्षक से बच्चा क्वेश्चन पूछता है, शिक्षक उसको जवाब देता है, और वही क्वेश्चन यदि घर पे कोई पूछ दिया बच्चों से या आसपास पड़ोस के व्यक्ति पूछ देते हैं, तो बच्चे यदि उस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं, क्योंकि उन्हें याद रहता है कि मैंने ये क्वेश्चन या हमारे साथी ने ये क्वेश्चन कक्षा में पूछा था, और यदि वह उसका सुंदर सा जवाब देता है तो उसकी पीठ थपथपाई जाती है, तालियां बजाई जाती हैं, तो इससे बच्चे को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, बच्चे को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो मौखिक भाषा जो है, मौखिक जो हमारी अभिव्यक्ति है, उसका कितना बड़ा प्रभाव है आप देख ही सकते हैं। अगला, हम मौखिक भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान जब करते हैं तो हम नई नई चीज़ों से भी अवगत होते हैं। स्वाभाविक है, जो चीज़ें हमें नहीं मालूम होती हैं और वो चीज़ें कहीं बोली जा रही हैं या बोलने के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है, तो हम उसको आसानी से सीख लेते हैं और इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अशिक्षित व्यक्ति, याद रखिएगा, जो व्यक्ति लिख नहीं सकता, यानी लिखना नहीं जानता है, तो वह व्यक्ति अपने जिज्ञासाओं की पूर्ति या वह व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि कैसे करता है? मौखिक भाषा के माध्यम से ही करता है, मौखिक भाषा के आदान प्रदान से ही करता है। कहा गया है भाषा सीखने का जो एक स्वाभाविक क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो मौखिक भाषा का प्रयोग बालक को सुनने और बोलने में कुशल बनाता है। जब बच्चा कोई मौखिक भाषा का उपयोग करता है, यानी ओरल एक्सप्रेशन देता है, तो उससे बच्चों में सुनना और बोलने की जो अभिव्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप करती है। और यही बोलचाल, यही बातें पढ़ने और लिखने, सुनना बोलना के बाद जो पढ़ना लिखना कौशल है, यही एक आधार बनता है पढ़ना का भी और लिखना का भी। तो इसीलिए मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। विद्यालय के पाठ्यक्रम में कोई भी विषय उठा करके देखिए, बिना मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति से, बिना मौखिक भाषा के ज्ञान से क्या आप उन विषयों को पढ़ा सकते हैं या समझा सकते हैं? नहीं। सामाजिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करने के लिए और सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने में भी मौखिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है। याद रखिए, हम किसके साथ किस प्रकार से बात करते हैं, रिलेशनशिप किस प्रकार से हम निभाते हैं, सगे संबंधियों के साथ किस प्रकार से बात करते हैं, नए लोगों से हम किस प्रकार से मिलते जुलते हैं, तो इससे जो हमारा जो सामंजस्यता है, इससे जो हमारा कोऑर्डिनेशन है, वो भी डिपेंड करता है मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति से। जैसा कि ये भी कहा गया है कि हम बातचीत जब करते हैं या प्रश्नोत्तर जब हम करते हैं, तो कहीं ना कहीं विषय वस्तु जो है उसके माध्यम से एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ती है। कहा गया है कि विद्यालय में शिक्षण पद्धति को रोचक और प्रभावशाली बनाने में मौखिक भाषा का अधिक महत्व है। हम कोई भी शिक्षण विधि का प्रयोग करें, कोई भी शिक्षण तकनीक का प्रयोग करें, चाहे वो लेक्चर मेथड का प्रयोग करें, चाहे प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करें, चाहे समीक्षा विधि का प्रयोग करें, चाहे अर्थबोधन विधि का प्रयोग करें, चाहे व्यास विधि का प्रयोग करें, चाहे प्रवचन विधि का प्रयोग करें, चाहे अभिनय विधि का, गीत विधि का प्रयोग करें, कहाँ कौन सी ऐसी विधि नहीं है जिसके अंदर मौखिक अभिव्यक्ति नहीं है? बिना मौखिक अभिव्यक्ति के हम किसी भी शिक्षण विधि को अच्छे तरीके से प्ले नहीं कर सकते कक्ष में। तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों के माध्यम से ये समझ में आता है कि मौखिक भाषा का जो है हमारे जीवन में कितना महत्व है, मौखिक अभिव्यक्ति का हमारे जीवन में कितना महत्व है। अब यदि हम मौखिक भाषा शिक्षण के उद्देश्य की बात करें, यानी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, एम्स ऑफ टीचिंग द स्किल ऑफ ओरल एक्सप्रेशन की बात करें, तो एक शिक्षक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए कक्ष में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने के लिए, मौखिक अभिव्यक्ति को डेवलप करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? पहला, छात्रों को इस योग्य बनाना है कि वह अपने अनुभवों को, अपने भावों को, अपने विचारों को सरलतापूर्वक सहज ढंग से व्यक्त कर सके। एक शिक्षक का ये कर्तव्य होना चाहिए मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के माध्यम से कि वह अपने छात्र अपने विचारों को सरलता से, सहजता के साथ अभिव्यक्त कर सके, प्रकट कर सके। पहला उद्देश्य ये होगा। दूसरा उद्देश्य ये है
सरलता से अपने मौखिक भाषा को अभिव्यक्त तो करें, लेकिन उस सरलता में यह भी ध्यान देना है कि शुद्ध उच्चारण हो, उचित लय हो, उचित गति हो, उचित स्वर का प्रयोग हो, उचित हाव भाव हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो माइन्यूटली भाषा के जो भाषा कौशल के अंदर की जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी मौखिक अभिव्यक्ति में प्रकट होनी चाहिए। हम बोल तो रहे हैं, लेकिन हमारा उतार चढ़ाव ठीक नहीं है, हमारा प्रवाह ठीक नहीं है, हमारा एक्सप्रेशन ठीक नहीं है, हमारे हाव भाव ठीक नहीं है, हमारा उच्चारण सही नहीं है, तो यह कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को ठेस पहुंचाता है। तो इन सब से हमें बचना होगा। तो हमारा दूसरा उद्देश्य क्या है कि छात्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ, उचित स्वर के साथ, उचित गति के साथ, उचित हाव भाव के साथ अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में मदद करना। तीसरा उद्देश्य क्या है मौखिक भाषा शिक्षण का? जो तीसरा उद्देश्य है वो ये है, छात्रों को हम इस योग्य बनाएं कि वह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से बोल सके। हम छात्रों को इस प्रकार के स्किल डेवलप करें कि जब हम क्वेश्चन पूछें वही बच्चा ओरली, मौखिक रूप से स्पष्ट तरीके से अपने उत्तर को अभिव्यक्त करे। चौथा, छात्रों को निसंकोच होकर अपने विचार व्यक्त करने के योग्य बनाना। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो संकुचित मानसिकता वाले होते हैं, वो हीन भावना के शिकार होते हैं, वो अपने आप को अभिव्यक्त करने से कतराते हैं, शर्माते हैं, लज्जाते हैं। तो उन बच्चों को फाइंड आउट करके उन बच्चों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देते हुए मौखिक अभिव्यक्ति जो हमारा है वो उन बच्चों को हम ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दें ताकि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। छात्रों में अगला है, छात्रों में स्वाभाविक ढंग से परस्पर वार्तालाप करने की आदत विकसित करना। मौखिक अभिव्यक्ति या मौखिक भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये भी है कि हम नेचुरली बच्चे एक दूसरे से बातचीत करें और तथ्यात्मक बात करें, संदर्भित बात करें, पाठ से संबंधित बात करें, अपने दोस्त के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने शिक्षक के साथ। तो ये स्वाभाविकता जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रकट होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि एक और उद्देश्य है, छात्रों को हम इस योग्य बनाएं ताकि वह अपनी कही हुई बात को प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करें। यदि कोई शिक्षक क्वेश्चन पूछा और बच्चे ने उसका उत्तर दिया तो शिक्षक कह सकता है कि ज़रा सा और इसको एक्सप्लेन करो और इसको प्रमाणित करने की कोशिश करो कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। तो बच्चे के अंदर सोच लीजिए कितने प्रकार के भाव आएंगे, कितने प्रकार के विचार आएंगे, क्योंकि शिक्षक ने पूछा है कि तुमने जो आंसर दिया है उसको और प्रामाणिकता के साथ स्पष्ट करो। तो बच्चे को अवसर मिल जाएगा और अधिक बोल पाने का, तो इससे बड़ा अवसर उसको नहीं मिल सकता। साथ ही साथ छात्रों को धारा प्रवाह बोलने और प्रभाव उत्पादक वाणी बोलना सिखाना। हम धारा प्रवाह बोलें, बिना रुकावट के साथ बोलें। बहुत सारे बच्चे अटक अटक कर बोलते हैं ना कक्ष में, भाषण देते समय या कहीं क्वेश्चन आंसर करते समय। तो ये अवसर यदि हम देंगे मौखिक अभिव्यक्ति का तो बच्चे को धारा प्रवाह बोलना सिखाएंगे और प्रभाव उत्पादक वाणी, ऐसा चीज़ सिखाएंगे, ऐसी वाणी सिखाएंगे, ऐसा बोलचाल सिखाएंगे उनके कि बच्चों में वो भाव आ जाएगा कि हम प्रभाव के साथ अपने विचारों को रखें ताकि लोगों पर भी एक प्रभाव हम डाल सकें। छात्रों को उचित समय पर उचित शब्दों का प्रयोग कर बोलने का अभ्यास करना। अवसर कैसा है, समय कैसा है, उसी समय के अनुकूल हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए, उसी समय के अनुकूल हमें किस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों को भी हमें बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। तो मौखिक भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो यही है। यदि हम विशेषता की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की यदि विशेषता है तो क्या है? कहा गया है कि यूँ तो बालक अनुकरण द्वारा मौखिक भाषा को स्वतः प्रयोग करके अपना लेता है और अभिव्यक्त भी करता है, परंतु यह कम है। इसको और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए बच्चे को विद्यालय में भेजा जाता है जहां उसे औपचारिक तरीके से यानी सीखने सिखाने के माध्यम से भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिया जाता है और भाषा के अध्यापक को इस बात का विशेष ज्ञान होना चाहिए कि हम मौखिक भाषा अभिव्यक्ति या मौखिक भाषा जो कौशल है उसको विकसित करने के लिए छात्रों को किस तरह से हम बोलना सिखाएं और उनके मौखिक अभिव्यक्ति को किस प्रकार की हम दिशा प्रदान करें, यह ज्ञान भी शिक्षक को होना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ गुणों के बारे में जानना होगा।
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा मौखिक भाषा के लिए। उसमें जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है कि स्वाभाविकता होनी चाहिए। बोलने में बनावटीपन नहीं होना चाहिए, नकलची नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो समझ में आ जाता है कि बच्चा आपका नकल कर रहा है या बच्चा किताब का नकल कर रहा है या क्या कर रहा है। तो एक स्वाभाविकता का भाव होना चाहिए, नेचुरलिटी झलकनी चाहिए बच्चों में कि वह जो बोल रहा है वह उसकी अपनी चीज़ें हैं, उसके अपने विचार हैं। तो स्वाभाविकता का गुण होता है मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का। स्पष्टता और शुद्धता, भाषा वही जो स्पष्ट हो और शुद्ध हो। तो स्पष्टता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और शुद्धता पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि बच्चा किसी बात को स्पष्ट तरीके से क्लियर नहीं बोलता है तो कहीं ना कहीं यह समझा जाता है कि वह अपनी बात को गोल गोल घुमा रहा है। तो यह जो आदत है उस आदत से छुटकारा पाने के लिए बच्चों को स्पष्टता के साथ अपने वाणी को बोलने की कला हमको सिखानी होगी। और शुद्ध भाषा का प्रयोग, भाषा का जो वास्तविक रूप है शुद्ध भाषा है, उस भाषा से बच्चे अवगत हों और उसी भाषा का प्रयोग वो करें अपने वाणी को अभिव्यक्त करते समय, अपने विचारों को प्रकट करते समय। ये भाषा मौखिक भाषा की विशेषता है। बोधगम्यता, अंडरस्टैंडिंग, यदि हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह भाषा दूसरे को भी समझ में आनी चाहिए। हम ऐसे शब्द का यूज़ करें, ऐसे सेंटेंस का यूज़ करें जो दूसरे व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो हम ऐसी भी भाषा को बोलें, सुबोध भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि अभिव्यक्ति का लाभ तभी माना जाता है जब दूसरा व्यक्ति जो आपको सुन रहा है वो आपको अच्छे तरीके से समझ पाए या श्रोता उसको समझे, तभी आपकी अभिव्यक्ति का एक लाभ मिलेगा आपको, नहीं तो नहीं लाभ मिलेगा। सर्वमान्य भाषा का यूज करें। सर्वमान्य भाषा क्या होता है? सर्वमान्य भाषा वह होता है जो सब कोई जानता हो, जो सबके लिए समझ में आ जाता हो, सब उस भाषा के बारे में नॉलेज रखता हो। जो आप बोल रहे हैं वो कक्ष में भी समझ में आनी चाहिए, आसपास पड़ोस में भी बोली जानी चाहिए। तो उस सर्वमान्य भाषा का भी प्रयोग आपके अंदर होना चाहिए। श्रोताओं के अनुकूल हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जब हम किसी बात को रखते हैं तो हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो श्रोता बैठा हुआ है कक्ष में, चाहे बच्चा बैठा हो चाहे बड़े बड़े मंच पर हम भाषण दे रहे हो, तो श्रोता किस प्रकार का है उसी प्रकार से अपने भाषाओं का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। शिष्टता का ध्यान रखना चाहिए। हम अपनी बातों को किस प्रकार से रखें, किस सुंदरता के साथ रखें, किस प्रकार के भाव के साथ रखें। नम्रता झलकनी चाहिए, डिसिप्लिन झलकनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या होता है कि आप में शिष्टता की भावना आती है। आपको लोग समझते हैं कि इनकी जो बातें हैं बहुत अच्छी लगती है सुनने में, या यह जो व्यक्ति है अपने विचारों को इतने अच्छे से प्रकट करता है कि हमको लगता है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। तो ये जो शिष्टता है ये आपके अंदर आनी चाहिए। मधुरता होनी चाहिए, प्रवाहिकता होनी चाहिए और अवसर अनुकूलता होनी चाहिए। आपकी भाषा में मधुर झलकना चाहिए, मीठी वाणी बोलिए, आप ऐसा बोलिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। प्रवाह हो, आप बोले तो लेकिन रुक रुक कर ना बोले, प्रवाह होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए। अवसर के अनुकूल हो, जैसे मान लीजिए हम अवसर की हम बात करें तो अवसर में हर्ष है, उल्लास है, दुख है, शोक है, सहानुभूति है, प्यार है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, अलग अलग प्रकार के जो अवसर हैं, तो उस अवसरपण में हमें अपने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है। दुख है तो हमें उसी प्रकार से दुख अभिव्यक्त करना चाहिए, खुशी है उसी प्रकार से खुशी की बात करनी चाहिए, प्यार किसी को करना है, सहानुभूति प्रकट करना है, उसी प्रकार से अपने भावों को प्रकट करना है। तो ये जो अवसर अनुकूलता है वो यही है। तो मौखिक अभिव्यक्ति, अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति की जो विशेषताएं हैं यही सब थी। अब हम यदि बात करें मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल की जो विधियां हैं, विधियों की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा इस वीडियो का। मौखिक अभिव्यक्ति के लिए जो हमारे शिक्षण की विधियां बनाई गई हैं, हम कौन कौन से टीचिंग मेथड का इस्तेमाल करें। ध्यान रखिए, ये जो चैप्टर है इस पर विशेष फोकस कीजिए, अपने आप को कंसंट्रेट करिए। एक टीचर को ऐसे कौन कौन से शिक्षण विधि का ज्ञान होना चाहिए जिसके माध्यम से वह मौखिक अभिव्यक्ति को या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को या मौखिक रचना कौशल को वो बच्चों में डेवलप कर सकता है। तो कहा गया है कि मौखिक अभिव्यक्ति को मूल रूप से दो भागों में बांटा जाता है, एक औपचारिक तरीके से, एक अनौपचारिक तरीके से।
औपचारिक तरीके में भाषण है, समाचार वाचन है, घटना वर्णन है, आशु भाषण है, अभिनय और संवाद है, वार्तालाप, परिचर्चा, गोष्ठी है, वाद विवाद है, कविता पाठ है, चुटकुले, अंत्याक्षरी है, उद्घोषणा है, कथा कहानी है। बहुत सारी चीज़ है, ये औपचारिक है जिसको हम लोग विद्यार्थी जीवन में या दैनिक जीवन में जत्र तत्र हम लोग प्रयोग में लाते हैं। देखिए अनौपचारिक का मतलब जैसे मान लीजिए पति पत्नी के बीच का संवाद है, छात्र और उसके माता पिता के बीच का संवाद है, या दोस्त एक मित्र और दूसरे मित्र के बीच की बात है। ये सब अनौपचारिक हो जाता है। लेकिन औपचारिक जिसका कोई न कोई महत्व हो, जो हमें कुछ न कुछ सिखाता हो, या जिसका जीवन में बहुत ज़्यादा हमें उपयोग करने की बात हो, या जिससे हम बहुत कुछ सीख सकें, तो ये बहुत सारे औपचारिक वे हैं, फॉर्मल वे है, जो हमारे मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग उन सारे चीज़ों के बारे में जानें। कहा जाता है कि मौखिक भाषा जो है वह शिक्षण का मुख्य आधार है। टीचिंग करने का मुख्य आधार मौखिक भाषा ही है। जिस शिक्षक की मौखिक भाषा जितनी प्रभावशाली होगी, जितनी इफ़ेक्टिव होगी, बच्चा उसमें उतना ही रुचि लेगा, उतना ही उसमें उसको आनंद आएगा। कहा जाता है कि मौखिक भाषा के बिना सीखना और सिखाना दोनों असंभव है। सीखना सिखाएगा कौन? शिक्षक, और सीखेगा कौन? छात्र। और यदि मौखिक भाषा बहुत वेल है, स्टैंडर्ड है, तो इसमें सीखना और सिखाने का जो स्तर है, या सीखने और सिखाने का जो माहौल है, वो काफ़ी अच्छा माहौल होता है, उसका एक अच्छा लेवल माना जाता है। और यदि इसका कमी है, मौखिक अभिव्यक्ति की कमी है, मौखिक भाषा की कमी है, तो कहीं ना कहीं सीखना और सिखाना भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। कहा जाता है कि प्रारंभिक स्तर से ही, यानी 1 to 8 क्लास से ही मौखिक भाषा की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए, ताकि उच्च कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उसकी मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्धता, स्पष्टता, सुबोधता, मधुरता, प्रवाहिकता, स्वाभाविकता, प्रभाव उत्पादकता, ये सभी चीज़ें पूरी तरह से विकसित की जाए। समझ गए? हमें देखिए, बच्चा घर से ही मौखिक अभिव्यक्ति में अपने आप को अभिव्यक्त तो करने लगता है, लेकिन वो पर्याप्त तो है नहीं। इसके लिए वह विद्यालय आता है, और विद्यालय में औपचारिक तरीके से उन्हें भाषा शिक्षा प्रदान की जाती है। तो 1 to 8 क्लास जो है, 1 से लेकर के 8वीं कक्षा तक, पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक जो बच्चे हैं, उस पर विशेष रूप से, विशेष मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही एक बेस है जिस बेस पर में बच्चों की हायर एजुकेशन टिकी हुई है। समझ रहे हैं ना? तो हमें 1 to 8 क्लास के बच्चों पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। उनको भाषा शिक्षा में उनके कौशल को इस तरह से डेवलप करने की ज़रूरत है कि जब वो हायर एजुकेशन में जाएगा तो उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग भाषा शिक्षक जितने हैं आज के डेट में, वो यहीं फेल्योर हो जा रहे हैं। बच्चों पर में विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं 1 to 8 क्लास के बच्चों पर में। परिणाम क्या हो जा रहा है कि बड़ी कक्षाओं में वो छोटी छोटी कक्षाओं की गलती दिख रही है। अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, वाणी में मधुरता की कमी है, शिष्टता का अभाव है, प्रवाह नहीं है, प्रभाव उत्पादकता नहीं है, स्पष्टता की कमी है, उच्चारण अच्छा नहीं है। अब बताइए कि ये बड़ी कक्षाओं में हम ग्रेजुएशन में या पीजी में जाएं तो क्या हम वहाँ पर में इन बच्चों को सिखाएंगे? कितना टाइम लगेगा बताइए? तो ये सब सारी चीज़ें हमको 1 to 8 क्लास में ही बच्चों को प्रॉपर वे में समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, शिक्षा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वही बेस है। उसी बेस पर में बच्चों का सारा हायर एजुकेशन टिका हुआ है। तो हमें विशेष मेहनत करने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो इसके लिए एक शिक्षक को कौन कौन से शिक्षण विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? पहली शिक्षण विधि नोट कर लीजिए, वार्तालाप शिक्षण विधि है। डिस्कशन, कन्वर्सेशन मेथड कहिए, डिस्कशन नहीं, डिस्कशन तो वाद विवाद हो जाता है। कन्वर्सेशन मेथड, वार्तालाप करना। यदि हमें बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति में पारंगत करना है तो हमें वार्तालाप विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। वार्तालाप विधि क्या? शिक्षक छात्र के साथ बात करे, स्टूडेंट के साथ बात करे। इसके अंतर्गत क्या होगा? शिक्षक छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे पाएगा। इतना ही नहीं, वार्तालाप का एक दायरा हो, संदर्भ हो, किस विषय पर में हम बात करें, किस टॉपिक पर में हमको बात करना है,
कितना बात करना है ये पहले से निर्धारित हो कि आज हम बच्चों के साथ केवल टॉकिंग करेंगे, कन्वर्सेशन करेंगे, तो उसका भी एक दायरा होना चाहिए ना कि हमको कितना बात करना चाहिए बच्चों के साथ। बातचीत करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा क्लास में बातचीत करते रहें, एक लिमिटेड पीरियड में लिमिटेड टाइम निर्धारित करते हुए हमको बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना है, ये पहले से निर्धारित होना चाहिए। और संदर्भ पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमको पाठ से संबंधित बात करना है या कोई क्रियाकलाप से संबंधित बात करना है या कुछ कोई अन्य विषयों से संबंधित बात करना है, ये पहले से तय होना चाहिए। तो वार्तालाप एक मेथड है जिसके माध्यम से हम बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति कौशल में या मौखिक रूप से उनको अभिव्यक्त करने में वो मदद कर सकता है। दूसरा मेथड है सस्वर वाचन यानी लाउड रीडिंग। सस्वर वाचन का मतलब लाउड रीडिंग, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अक्सर पाठ्यपुस्तक को पढ़ाते समय शिक्षक स्वयं पहले अनुच्छेद का वाचन करता है और फिर कक्षा के छात्रों से सस्वर वाचन कराया जाता है। इससे छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी संकोच दूर होता है। याद रखिए, यहाँ पर मैं आप एक चीज़ समझ लीजिए, सस्वर वाचन जो है स्वर के साथ वाचन करना अर्थात सस्वर वाचन। सस्वर वाचन होता कब है? शिक्षक कक्षा में आए और सबसे पहले शिक्षक ने कोई एक पैराग्राफ पढ़ा, एक अनुच्छेद पढ़ा, तो शिक्षक जो अनुच्छेद पढ़ते हैं और उनके द्वारा जो वाचन होता है वो आदर्श वाचन कहलाता है। आदर्श वाचन के बाद यदि छात्रों को यह निर्देश दे कि बच्चों या राम तुम खड़े होकर के जो मैंने पढ़ा है उसको पढ़ करके सुनाओ, यदि वही बच्चा उसी चीज़ को पढ़ता है तो उसको अनुकरण वाचन करते हैं। लेकिन सस्वर वाचन, जब सस्वर वाचन एक साथ सामूहिक रूप से स्वर के साथ या व्यक्तिगत रूप से भी या सामूहिक रूप से एक साथ जब बच्चा पढ़ता है तो उसको हम सस्वर वाचन करते हैं। स्वर के साथ पढ़ना, ये सस्वर वाचन विशेष रूप से पद्य शिक्षण में, कविता शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि कविता में स्वर के साथ हम गाते हैं, है ना। कविता में लय, छंद ये इत्यादि होता है, तो हम उन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं और स्वर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए बच्चे को कक्षा में, खास तौर पर प्रारंभिक कक्षाओं में आपने देखा होगा, एक साथ सारे बच्चे को वाचन करने के लिए कहा जाता है। तो सारे बच्चे एक साथ वाचन करते हैं ना, तो ये जो वाचन है उसी को बोलते हैं सस्वर वाचन। स्वर के साथ वाचन करना, गीत गाते हुए वाचन करना, तो एक मेथड ये है। तो बच्चों को इससे क्या होता है, संकोच जो उसके अंदर हेजिटेशन है वो दूर होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ बच्चा नहीं बोलता है या उसको पढ़ना नहीं आता है, तो जब सस्वर वाचन होता है तो वो एक दूसरे का मुंह देख करके भी बोलना शुरू कर देता है, तो उससे अच्छा लगता है। जब सामूहिक रूप से सारे बच्चे बोलते हैं तो जो बच्चा नहीं भी बोलता है वह भी बोलने लगता है। तो इस प्रकार से हम मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी जो संकोच है वो बच्चों को हम दूर कर सकते हैं। तीसरी विधि है क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि। जैसा कि पहले भी बताया गया, अधिक से अधिक कक्षा में पाठ से संबंधित जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो निश्चित रूप से हर बच्चे को मौका दें। याद रखिए, अक्सर हम लोग क्लास में क्या करते हैं ना, जो बच्चा तेज होता है उससे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करते हैं। नहीं, यहाँ ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। हम हर बच्चे को मौका देंगे, जो बच्चा नहीं भी बोलता है उनको भी मौका देंगे, और उनको तो विशेष रूप से मौका देंगे, क्योंकि उन बच्चों से हमको ज़्यादा से ज़्यादा कहलवाने की ज़रूरत है। तभी तो वो बच्चा अधिक से अधिक नॉलेज गेन करेगा। कि केवल हम उन्हीं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो बच्चा अच्छा बोलता है, जो बच्चा तेज है कक्षा में, बिल्कुल नहीं। हमको सारे बच्चों को मौका देना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर करना है। क्वेश्चन आंसर करने से सारे बच्चे एक्टिव रहते हैं, तो हमको सारे बच्चों को एक्टिव करने के लिए, सारे बच्चे को सक्रिय बनाने के लिए हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर हम देंगे। अगला है चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। कक्षा में अक्सर जो है आप जानते ही हैं, छोटे छोटे बच्चे चित्र को देख करके कितना उसको आनंदित होते हैं या कितना उसको अच्छा लगता है, खुशी जाहिर करने लगते हैं, रुचि दिखाते हैं। तो शिक्षक चाहे तो किसी चित्र को दिखा करके छात्र से प्रश्न पूछ सकता है और चित्र का वर्णन करा सकता है। जैसे गाय का चित्र दिखा करके शिक्षक कह सकता है कि चलो ये गाय का चित्र है, अब इसके बारे में वर्णन करो। तो बच्चा यदि गाय के चित्र को देखेगा तो निश्चित रूप से उसके मन में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई भाव जरूर निकल करके आएगा और वो बच्चा वो चित्र की सहायता से सारे विचारों को प्रकट कर सकता है। तो यह एक रोचक विधि है, इंटरेस्टिंग मेथड है चित्र वर्णन विधि। हम इस प्रकार से बड़े बड़े
महापुरुषों को के चित्रों को टांग सकते हैं। ये महात्मा गांधी हैं, ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, चलो इनके बारे में कुछ बताओ। या दो बैल है, किसान का पिक्चर है, बताओ ये क्या कर रहे हैं, इसमें तुम क्या देख रहे हो, क्या हो रहा है। या खेती बाड़ी का समय है तो कोई आदमी कोई बीज रोप रहा है, धान रोप रहा है, बहुत सारे पिक्चर हम क्लास में ला सकते हैं। समझ रहे हैं ना, ये पाठ से संदर्भित होता है। आप देखे होंगे पाठ जो विषय बच्चे पढ़ते हैं, हर कक्षा में उस पाठ से संबंधित कोई ना कोई चित्र उस पाठ में दिया रहता है, जो चित्र उस पाठ को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं उस चित्र का संबंध उस पाठ से होता है। तो शिक्षक उस चित्र की सहायता से भी बच्चे से प्रश्न पूछ सकता है कि आपके पाठ में जो ये चित्र दिख रहा है या दिया हुआ है, चलो इसको देखो और बताओ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है ये चित्र। तो जब बच्चे को अवसर मिलेगा चित्र की सहायता से बोलने का, तो समझिए कितना अच्छा लगेगा। तो ये अवसर हमें बच्चों को देना है। अगला मेथड है 5वां, कहानी सुनना और सुनाना। हम बच्चे को कहानी सुनाएं और बच्चे से भी कहानी सुने। कहानी सुनाएं या कहानी के आधे अधूरे कहानी को हम प्रकट कर दें और बच्चों को कहें चलो इसको पूरा करो, हमने आधा किया अब इसको तुम पूरा करो। हम ये मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। पूरा कहानी सुनाएं और बच्चों को कहें कि चलो इसके सारांश बताओ। या आप कहानी सुना दिए हैं, चलो इस आधार पर में कोई दूसरी कहानी तुमको आता है या तुम कह सकते हो, चलो उसको सुनाओ। कहानी सुना दिए हैं, कहानी के अंदर के जो कैरेक्टर हैं उस कैरेक्टर से रिलेटेड हम बहुत सारे सवाल जवाब बच्चों से कर सकते हैं। डिफरेंट अप्रोच हम लगा सकते हैं कहानी सुनाने के माध्यम से। और बच्चे से भी कह सकते हैं यदि तुमको कोई कहानी आता है तो चलो आज हम तुमसे एक कहानी की होमवर्क भी दे सकते हैं कि कल श्याम तुम कल एक कहानी याद करके आओगे, या सीता तुम कहानी कल याद करके आओगी। कल कक्ष में तुम अपना एक कहानी सबके सामने प्रस्तुत करना है। तो हम बच्चे को अवसर देंगे बोलने का, एक एक बच्चे को अवसर देंगे, तो इससे बच्चों में मौखिक अभिव्यक्ति जो है काफ़ी डेवलप करेगी। कविता पाठ, पोएम रिसाइटेशन, उसी प्रकार से कविता पाठ भी करने के लिए बच्चों करेंगे। छोटी छोटी कविताओं को अभिव्यक्त करने के बारे में बोलेंगे, उसको एक्सप्लेन करने के बारे में बोलेंगे, या कहेंगे चलो ठीक है एक कविता 4 लाइन की कविता या 10 लाइन की कविता याद करके आना, कल तुमको ये सुनाना है और उसके भाव को समझाना है। तो इस प्रकार के हम अप्रोचेज क्लास में लगा सकते हैं। 7वां, हम अंताक्षरी प्रतियोगिता क्लासरूम में करवा सकते हैं। कविता पर में आधारित, शब्द पर में आधारित, सेंटेंस पर में आधारित हम जो है अंताक्षरी प्रतियोगिता करवा सकते हैं। जैसे शब्द पर में आधारित अंताक्षरी प्रतियोगिता करवा सकते हैं। हमने स्टार्ट किया कि एक शब्द लिखा अनाज, दूसरे बच्चों को बोला चलो ठीक है आप जौ से तुम स्टार्ट करो, उसने कहा जमीन, अब ठीक है 9 से तुम स्टार्ट करो, उसने कहा नमक। तो ये शब्द से संबंधित हम अंताक्षरी बच्चों से करवा सकते हैं। सेंटेंस से संबंधित करा सकते हैं। सेंटेंस हमने लिख दिया, तो हम बोल रहे थे कि अंताक्षरी प्रतियोगिता सेंटेंस के माध्यम से, हम सेंटेंस के माध्यम से भी अंताक्षरी प्रतियोगिता करवा सकते हैं। जैसे राम आम खाता है, अब हौ लास्ट में आया है या है आया है, तो हम हौ से बच्चों को कह सकते हैं कि आप हौ पर में कोई सेंटेंस बनाएं। जैसे कोई बच्चा कह सकता है कि हमारे पास 3 आम है, या हम घर जा रहे थे, तो कोई बच्चा कहेगा चलो ठीक है आप थौ से तुम कोई सेंटेंस बनाओ। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस के माध्यम से भी हम जो है वो कर सकते हैं, अंताक्षरी प्रतियोगिता करवा सकते हैं। वाद विवाद करा सकते हैं, किसी विषय पर में आधारित हम चाहें तो डिस्कशन जो है बच्चों से करवा सकते हैं। और उनमें सारे बच्चों को, वाद विवाद में क्या होता है, एक पक्ष हो जाते हैं, एक विपक्ष हो जाते हैं, एक फेवर में बोलते हैं, एक अनफेवर में बोलते हैं, पक्ष विपक्ष करते हैं। और बच्चों को हमने कह दिया कि चलो तुमको पक्ष में बोलना है और तुम सारे बच्चे विपक्ष में बोलोगे, और सारे बच्चों को हम अवसर देंगे। इससे सारे बच्चों को अवसर मिलेगा तो क्या होगा, सारे बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगी और काफ़ी ज़्यादा उसमें निखार आएगा। इसके साथ साथ अनुच्छेद, पैराग्राफ का जो सार है या पाठ का जो सार है, समरी जिसको आप कहते हैं, वो बच्चों को कह सकते हैं कि चलो हमने जो आज पाठ पढ़ाया है उससे संबंधित तुम सारांश जो है 10 लाइन में बोल करके बताओ। और इस प्रकार से हम कक्ष में 4, 5, 6, 7 बच्चे को अवसर दे सकते हैं और कह सकते हैं कि तुम सारांश के बारे में हमें बताओ। इसी प्रकार से हम बच्चों को भाषण प्रतियोगिता या भाषण मेथड के माध्यम से भाषण प्रतियोगिता आयोजित करवा सकते हैं। बच्चों को कह सकते हैं कि आप इन विषय पर में जो है 1 पेज का या 1000 शब्द का या
3 पेज का या 4 पेज का भाषण आपको याद करके आना है और बच्चों को हम कक्षा कक्ष में खड़े करके कह सकते हैं कि चलो ठीक है तुम भाषण सुनाओ, या हम कोई विषय सडनली ऑन द स्पॉट भी कोई भाषण दे सकते हैं और कह सकते हैं कि चलो इस विषय पर मैं 4 लाइन 5 लाइन 10 लाइन 20 लाइन जितना तुम बोल सकते हो बोलो। तो हम इस प्रकार से इन सब सारे चीज़ों को स्पष्ट कर सकते हैं, इन सब सारे चीज़ों को जो है हम कक्षा कक्ष में यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौखिक रचना शिक्षण या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप बच्चे को अवसर दें, ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संपूर्ण जीवन का जो एक बेस है वो बेस कहीं ना कहीं हमारी मौखिक अभिव्यक्ति ही है, और यदि यह कमज़ोर हो जाएगी तो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस प्रकार से आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।